नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब मैदान सजकर तैयार हो चुका है। तीनों प्रमुख दलों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के उम्मीदवारों की सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन्हें तय करने में तीनों ही दलों ने जातिगत समीकरणों का खास तौर से ध्यान रखा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही सबसे ज्यादा टिकट लिंगायत और फिर वोकालिंगा समुदाय को दिए, जबकि जेडीएस ने वोकालिंगा को सबसे अधिक टिकट दिए हैं। बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं और जेडीएस के 20। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि और लाभार्थी की उनकी राजनीति जातिगत समीकरणों पर भारी पड़ेगी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरह तीनों पार्टियों ने उम्मीदवारों का चयन किया है, वो भी बहुत सोच समझ करके। तो जाति समीकरणों को साधने में सभी दल जुट गए। इस बार भी लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय पर ही सभी पार्टियों का पूरा फोकस कर्नाटक में है। बीजेपी के कुल 30% उम्मीदवार लिंगायत समुदाय से मैदान में उतारे गए हैं। वहीं कर्नाटक में करीब 17% लोग जो है वो लिंगायत समुदाय के हैं, तो इस लिहाज से 30% उम्मीदवार बीजेपी के हैं। और जेडीएस ने सबसे ज्यादा 22% टिकट वोकालिंगा समुदाय को दिए हैं। कांग्रेस ने 23% टिकट लिंगायत और 20% वोकालिंगा समुदाय को टिकट दिए हैं। बीजेपी ने यूपी, गुजरात की तरह ही कर्नाटक में भी किसी मुस्लिम को टिकट वहां पर कर्नाटक में नहीं दिया है, हालांकि उनकी आबादी करीब 13% है। और कांग्रेस ने अपने करीब 7% टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए हैं। 2018 में बीजेपी ने 25% से अधिक आबादी वाली 78 लिंगायत सीटें जो वहां पर हैं, उनमें से 37 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और 2018 में बीजेपी वोकालिंगा की 44 सीटों में से केवल 22 सीटें ही जीत पाई थी, 12 सीटें ही जीत पाई थी। और वोकालिंगा बहुल सीटों में सेंध लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, जबकि जेडीएस का जो प्रदर्शन है अपने कोर वोटर वोकालिंगा पर ही निर्भर करता है। 2018 में जेडीएस ने वोकालिंगा की 44 सीटों में से करीब 37% वोट लेकर 22 सीटें जीती थी। तो ये जेडीएस का इसीलिए फोकस सबसे ज्यादा इस समुदाय के ऊपर रहता है, जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार नजर डाल लेते हैं कितने उम्मीदवारों को टिकट इस बार दिया गया है। अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने 68 लिंगायत उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 51 और जेडीएस के 23 उम्मीदवार इस लिंगायत समाज से उतारे गए हैं। अगर वोकालिंगा की बात करें तो बीजेपी के 224 में से 42 उम्मीदवार, कांग्रेस के 45 और जेडीएस के 37, यानी जेडीएस का सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो इसी समुदाय का है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो बीजेपी के 38, कांग्रेस प्लस के 36 और जेडीएस के 31 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से आते हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो बीजेपी के 17, कांग्रेस प्लस के 16 और जेडीएस के 12 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से आते हैं। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया है, कांग्रेस के 15 हैं, जबकि जेडीएस ने सबसे ज्यादा 20 मुस्लिम यहां पर कर्नाटक में चुनाव मैदान में उतारे हैं। तो ये एक तरह का जो विश्लेषण है वो इससे स्पष्ट होता है कि उम्मीदवार तय करते समय किस तरह से किस पार्टी ने किस समुदाय को ज्यादा तरजीह दी है। और अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें कि कितने प्रतिशत उम्मीदवार हैं आबादी के अनुपात से, तो लिंगायत जो है वो 30% उम्मीदवार हैं बीजेपी के सारे उम्मीदवारों में से, कांग्रेस के 23% हैं और जनता दल सेकुलर के 14% है। और आपको बता दें कि ये जेडीएस के 167 उम्मीदवारों के आधार पर ही यहां पर विश्लेषण किया गया है। तो ये पूरा एक तरह से आप इसका देख सकते हैं कि जो फोकस है किस तरह से जाति के आधार पर दिया गया है। और वोकालिंगा की अगर बात करें तो 19% उम्मीदवार बीजेपी के वो वोकालिंगा से हैं, कांग्रेस के 20% हैं और जेडीएस के 22% हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा यहां का बनता है। तो ये कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति का 17%, कांग्रेस का 16 और जेडीएस का 19% जो उम्मीदवार है वो अनुसूचित जाति से आता है, जबकि बीजेपी के 8, कांग्रेस के 7 और जेडीएस के 7% उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं मुस्लिम बीजेपी का 0 है, कांग्रेस के 7% और जेडीएस के 12% उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये इस तरह से एक मोटी तस्वीर यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही आप ये भी देख लें कि 2018 के चुनाव में क्या हुआ था। बीजेपी ने 47 सीटें जो है वो लिंगायत की जीती थी, करीब 42.5% वोट बीजेपी को यहां पर लिंगायत समुदाय का मिला था, जो कि बहुत बड़ा वोट है। कांग्रेस को 25 सीटें
लिंगायत की मिली थी, उन्हें 38.6% वोट लिंगायतों का हासिल हुआ था। जेडीएस और बीएसपी का गठबंधन था, उन्हें 5 लिंगायत सीटों पर जीत मिली थी, लिंगायत उम्मीदवार उनके मिले थे और 10.6% उनका वोट प्रतिशत था। अन्य की संख्या 1 और उन्हें 8.3% वोट मिला था। ये 78 लिंगायत बहुल जो सीटें हैं उसका आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। ये पिछले चुनाव का आंकड़ा है कि किस तरह की उनकी सफलता उन्हें पिछली बार हासिल हुई थी। अगर वोकालिंगा की बात करें तो बीजेपी को 12 सीटें जो वोकालिंगा उम्मीदवार थे उनके वो जीते थे। 23.6% वोट बीजेपी को यहां वोकालिंगा समुदाय का मिला था। अगर कांग्रेस की बात करें तो 10 उनके वोकालिंगा जीत करके आए थे, करीब 33.5% वोट उन्हें वहां पर हासिल हुए थे। इसी तरह जेडीएस बीएसपी का 22, अन्य का 0 और कुल 44 वोकालिंगा जो सीट है उनमें से इस तरह का गणित यहां पर बनता हुआ पिछली बार दिखाई दिया था। इसमें एक फैक्टर और भी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो लिंगायत की जो सब कास्ट है, उनकी कई उपजातियां हैं, उनमें किस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है या और किस तरह का उम्मीदवार बीजेपी ने इस बार उतारे हैं। तो इस बार बीजेपी ने पंचमसाली जो कि लिंगायत का उप समुदाय है उसके 18 उम्मीदवार दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 14 उम्मीदवार पंचमसाली के दिए हैं। सदरू के बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 7, वीराशेवा के बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 3 और बनजिगा के बीजेपी ने 7, कांग्रेस ने 4, जबकि अन्य उपजातियों के बीजेपी ने 24 और कांग्रेस ने 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। तो ये पूरा विश्लेषण है और इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कर्नाटक में जाति का फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल किदवई, निहाल आपसे ये जानना चाहेंगे, वी राघव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, आपसे समझना चाहेंगे जाति का फैक्टर जिस पर हमने इतनी विस्तार से चर्चा की है कितना महत्वपूर्ण है जब उम्मीदवारों का चयन होता है उस समय। देखिए, जब उम्मीदवारों का चयन किया जाता है तो इस बात का तो आप जानते ही हैं कि खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उनका चयन किया जा रहा है वहां पर सबसे ज्यादा आबादी किनकी है। उसके बाद ये भी ध्यान रखा जाता है कि उस आबादी को समर्थन देने वाली जाति कौन है। तो वो जब दोनों मिल जाते हैं और एक बड़ा एक जब समूह तैयार हो जाता है तो उसके आधार पर फिर सीटों का बंटवारा होता है, टिकट का बंटवारा होता है, उम्मीदवार चुने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कनकपुरा की सीट बहुत चर्चित सीट है जहां से डीके शिव कुमार खड़े होते हैं और आर अशोक बीजेपी से खड़े हुए हैं। दोनों वो कलिगा हैं। वो कलिगा यहाँ पर लगभग 55 से 62% के आसपास हैं। दोनों वो कलिगा हैं। वो कलिगा की बहुत बड़ी आबादी है। उसके बाद जो यहाँ पर मुस्लिम आबादी है वो कलिगा के साथ हमेशा खड़ी हुई दिखाई देती है। इसलिए यहाँ जो उम्मीदवार चुना जाएगा, जाहिर है कि चूंकि सबसे ज्यादा वो कलिगा है तो वो कलिगा ही उम्मीदवार चुना जाएगा। दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो कलिगा हैं। तो इसी तरह से सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है और रखा गया है और पहले भी रखा जाता था कि जिस समुदाय और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस समुदाय का दबदबा है, जिस जाति का दबदबा है, उसके उम्मीदवार को आगे बढ़ाया जाए। 20 से 25 और 30% जिसका वोट है उसको टिकट मिलता है। जी बिल्कुल। वी राघव, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपके हिसाब से क्या गणित बीजेपी ने बिठाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई दशक से लिंगायतों का समर्थन बीजेपी को मिलता आ रहा है। पिछली बार जहां उन्होंने 55 दिए थे, इस बार 68 उम्मीदवार लिंगायतों के उतारे हैं। तो क्या ये बीजेपी का गणित आपको लगता है जमीन पर काम करेगा? देखिए, ये अभी फिलहाल तो हुबली धारवाड़ और उस इलाकों में यही सबसे बड़ा चर्चा है कि देखिए पिछले काफी सालों से, एटलीस्ट फ्रॉम द 1990s से लेकर अभी तक कांग्रेस ने एक तरह की कुछ सीटों पर compete करना ही छोड़ दिया है। और जैसे हुबली धारवाड़ सेंट्रल जहां जगदीश शेट्टर का सीट है, 1994 से वो एमएलए रहे वहां। अभी जब जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावड़ी जैसे नेताओं के साथ क्या उन्होंने एक ऑप्टिक्स बनाई है कि लिंगायत लीडर को इंसल्ट किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस मुद्दे को लेकर वो चाहता है कि कांग्रेस चाहती है कि वो इन सब सीटों पर वापस एक जोर लगाएं, वापस कोशिश करें ये जीतने के लिए। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ निहाल जो कह रहे थे उनको ऐड करना चाह रहा था कि जैसे आर अशोक का निहाल ने कहा था कनकपुरा सीट में, देखिए आर अशोक भी वोकलिगा है, डीके शिव कुमार भी वोकलिगा है। डीके शिव कुमार उस लोकल इलाके का रिप्रेजेंटेटिव रहा है तो उनका काफी होल्ड है। अभी देखिए कांग्रेस में दूसरा नेता है सिद्धरामैया जो अहिंदा कास्ट का है, और सिद्धरामैया का भी एक वोट ब्लॉक होता है हर कंस्टिट्यूएंसी में। जैसे जो कुरुबा वोट होता है वो सिद्धरामैया का होता है।
तो अब वोक्कलिगाओं के बीच में अगर दो वोक्कलिगा लीडर के बीच में लड़ाई हो रही है वो वोक्कलिगा वोट के लिए, तो इसमें वो जो आहिंदा वोट जिसको मिल रहा है उनको जीतने का संभावना ज्यादा हो। तो ये ऐसे अरिथमेटिक भी काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है कि जहां थर्ड कैंडिडेट कौन सा पार्टी से है, और वो जो थर्ड सेक्शन है जो आहिंदा या वोक्कलिगा या लिंगायत, इन तीनों में से जो तीसरा है वो किसके पक्ष में जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है इन सब मामलों में। आपको देखना चाहिए कि कितना लिंगायत वर्सेस लिंगायत बैटल्स होता है, कितना वोक्कलिगा वर्सेस वोक्कलिगा, कितना लिंगायत वर्सेस वोक्कलिगा वर्सेस आहिंदा बैटल्स, वो इंटरेस्टिंग एनालिसिस। काफी दिलचस्प आपने जानकारी दी है। निहाल, आप एक चीज और समझना चाहेंगे, लिंगायत की अगर बात करें तो कई उपजातियां, हमने ब्रेकअप भी दिया कि उन उपजातियों में से किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार अपने चुनाव मैदान में उतारे, इनमें किस पैमाने का खास तौर से ध्यान रखा गया है जब आप उपजातियों की बात करते हैं? तो देखिए, कर्नाटका में जो लिंगायत हैं उनकी 102 उपजातियां हैं। इसमें से 65% के आसपास पंचमसाली हैं। पंचमसाली कौन है? वो लिंगायत जो कि बेलगावी, गुलबर्गा और इसके आसपास के इलाके में सीमित रहे। जब लिंगायतिज्म शुरू हुआ तब से वो उससे जुड़े रहे, और ख़ास करके जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उससे वो जुड़े हुए हैं। चाहे वो खेती का काम करें, मवेशी पालन का काम करें, इससे जुड़े हुए औजार बनाएं, या फिर जो भी उत्पाद है, कृषि का उत्पाद है, वो बाजार तक पहुंचाए, ये सब पंचमसाली अपने को कहते हैं। ये तकरीबन 65% के आसपास है। इसलिए आप देखिए कि इस बार जो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने टिकट दिया है पंचमसालियों को ही दिया है, और पहले भी वो पंचमसाली को ही देते थे। इस बार थोड़ा जोर ज़्यादा है। इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस बार पहली बार पिछले 30 साल, 3 दशकों में ये देखा गया है कि पंचमसालियों ने येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई, जो कि फॉरवर्ड क्लास के लिंगायत हैं, सादर कम्युनिटी से आते हैं, इनके खिलाफ यहाँ पर विद्रोह किया। 2 बार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर का घेराव किया, शिवमोगा पहुंच गया, वहां हल्ला हंगामा किया। तो कुल मिलाकर के पंचमसालियों का जो विद्रोह था, जो विद्रोह देखने को मिला, उसको दबाने की कोशिश की गई है। 2% आरक्षण और बढ़ा दिया गया है। वो 15% की आरक्षण की मांग कर रहे थे, अब 5 से 7% हो गया है। तो अब ये कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि शायद पंचमसालियों की जो नाराजगी है महंगी पड़ सकती है। इसलिए इस बार आप देखिए कि पिछले 6 से 8 दूसरे जो मठ है, मठों की कितनी बड़ी भूमिका है? क्योंकि हम देखते हैं कि मठों की काफी ज्यादा जो है राजनीतिक पार्टियों के नेता चक्कर लगाते हैं। देखिए, काफी मठों का काफी से है इस मामले में। जैसे सेक्ट का जो कहा जाता है, आप छोटे सेक्ट का भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर मठ का समर्थन है, सपोर्ट है, तो वो काफी बदलाव ले आ जा सकता है। इस इलेक्शन में मेरे हिसाब से एक तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं निहाल ने कहा था कि वो जो पंचमसाली और वीरशैवा इन जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसके अलावा एक लार्जर ऑप्टिक्स की बात है। अखिलेश, हमेशा आप देखा जाएंगे तो मतलब जितने भी सबसेक्स है, काफी सारे सबसेक्स है, लेकिन एक लार्जर लिंगायत आइडेंटिटी भी है, इस पर कंसोलिडेट होते हैं। और इसमें मठ का जो सीयर्स होते हैं वो पब्लिकली नहीं कहते कि इनको सपोर्ट करो काफी सारा जगहों में, लेकिन वो अंदर ही अंदर बात चलती है कि ये इनका समर्थन है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। निहाल, जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर भारत में खासतौर से देखा गया है कि जो जातिगत राजनीति है उस पर जो लाभार्थी वाली राजनीति मोदी जी की वो भारी पड़ रही है। यानी उसने सारी जातियों के फैक्टर्स को मिला दिया और उससे ऊपर निकल गए। लोग अपनी जाति बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि सरकार से उनको क्या फायदा मिला है, घर मिला है, सिलेंडर मिला है, दुनिया भर की चीजें। तो ये फैक्टर क्या आपको लगता है कि ये ओवरराइड कर सकता है जातिगत फैक्टर को कर्नाटक में? देखिए, जैसे आपने अगर हुबली धारवाड़, ये जो फैक्टर है वो काफी, जी निहाल, देखिए ये जो फैक्टर है ये उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर काम किया, और वो यहाँ पर भी प्रभावी हो सकता है। शायद कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका अंदाजा था, इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ पर जो चुनावी वादे किए हैं उसमें यह कहा है कि हर घर से एक महिला को 2000 रुपए देंगे, हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए का भत्ता मिलेगा, डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए का भत्ता मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 10 किलो अनाज फ्री मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाभार्थी योजनाएं लागू की हैं उसको काउंटर करने के लिए ये योजना यही सवाल जाता है। आप देखिए क्या होगा। आपको क्या लगता है कि एक तरफ वादे होते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे,
दूसरी तरफ लोग ये महसूस करते हैं कि उनके जीवन में वाकई ये फैसले हो चुके हैं, तो क्या दोनों की जब तुलना होती है तो लोग वो सोच करके फैसला करते हैं? देखिए अखिलेश, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कर्नाटक में। जैसे आप देखेंगे, आपने वोकलिगा वोट की बात की है। जेडीएस पार्टी ने हमेशा हर असेंबली इलेक्शन में 19 to 20% वोट लेकर आते हैं, 30 से 40 सीट के बीच में जीतते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस देखेंगे, जेडीएस का जो वोट शेयर है सीधा 9% का चला जाता है। वो जो बाकी 10% है वो भाजपा को ट्रांसफर करता है। इसीलिए भाजपा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 25 सीट जीत सकती है, लेकिन स्टेट असेंबली इलेक्शन में 112 सीट से आगे नहीं पहुंच पाती है। 3 तरह की सीटें होती है, एक पार्टी की सीट, दूसरा जहां कैंडिडेट का स्वे होता है, और तीसरा जहां दोनों की जरूरत होती है। जैसे दक्षिण कन्नड़ा और हुबली धारवाड़, ये सब पार्टी का सीट माना जाता है। इन सब सीटों में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का जो इमेज है वो सबसे बड़ा सेल होगा। लेकिन जैसे शिकारीपुरा का सीट है, जैसे बेलगांव जहां जारकिहोलियों का राज चलता है, वहां पे ये जो कास्ट फैक्टर्स है ये ट्रैवल का ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये इलेक्शन में, कर्नाटक का इलेक्शन का जो खासियत है, शायद आपका उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जैसा, कि एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं होता है पूरा स्टेट, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जी। हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फैक्टर काम करते हैं और सारा फैक्टर को साथ में ले जाना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जो कर्नाटक मॉडल से गुजरात मॉडल की बात की जाती है, कर्नाटक मॉडल से गुजरात मॉडल पहुंचने में मुश्किल है। येडियुरप्पा को उन्होंने माफी चाहता हूं मैं, बस समय इतना ही है। हम इस चर्चा को आगे भी जाहिर है कि जारी रखेंगे, लेकिन जो आपने पीएम मोदी की छवि की बात की है, आज की कुछ तस्वीर हमारे पास आई है जो हम ब्रेक के बाद दर्शकों को बताएंगे कि पीएम मोदी की अपील वाकई लोगों में किस तरह की है। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तो 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में रोड शो करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते इसे टालना पड़ा। अब यह रोड शो किसी अन्य दिन आयोजित किया जाएगा। हालांकि रोड शो की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पूरा रूट बीजेपी के झंडों और पीएम मोदी के कटआउट से सजा हुआ था। इसी दौरान एक ग्रामीण अपने गमछे से बारिश में भीगे पीएम मोदी के कटआउट को पोंछता नजर आया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें किसी ने पैसे नहीं दिए। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।